साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। मई का महीना है और यह महीना परीक्षाओं का भी है, क्योंकि 2 दिन के बाद नीट की परीक्षा होनी है। जो बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश चाहते हैं वो परीक्षा देंगे रविवार को, और बाकी के बच्चे जो अंडर ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, कॉलेज में इनका एडमिशन होना है, वो CUET की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये व्यवस्था सरकार ने पिछले साल से लागू की कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो, जिसकी परीक्षा देकर उसकी रैंकिंग के आधार पर आपको विश्वविद्यालय अलॉट किए जाएँ। कुछ विश्वविद्यालय हालांकि अभी उसमें शामिल नहीं हैं, उनकी अपनी वजहों से। इसमें रांची विश्वविद्यालय भी है झारखंड का, लेकिन देश के अधिकतर विश्वविद्यालय जो हैं वो उसके तहत उस परीक्षा प्रणाली को मान रहे हैं, उसके तहत बच्चों का एडमिशन हो रहा है। तो आज के कार्यक्रम में हम लोग बात करना चाहेंगे कि हम यह समझ पाएँ कि जो CUET है इसकी तैयारी कैसे की जाती है, बच्चों को क्या ख्याल रखना पड़ता है, क्या रखना चाहिए, कैसे तैयारी करें। और एक आध सवाल इस पर भी लेंगे कि परीक्षा के ठीक एक दिन पहले, जो परीक्षा के पहले के जो 48 घंटे होते हैं, उन 48 घंटों का रूटीन कैसा होना चाहिए। क्योंकि जो एंट्रेंस की परीक्षा देंगे बच्चे नीट की संडे को, उनके लिए कल का दिन काफ़ी क्रूशियल होगा, क्योंकि शनिवार है और फिर रविवार को एग्जामिनेशन देना है। तो परीक्षा के ठीक एक रात पहले कैसे वक्त गुजारना चाहिए, हम इस पर ही बात करना चाहेंगे। और इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमानों को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह साहब का, जो रांची विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में के प्रोफेसर हैं, पहले भी कार्यक्रमों में हमारे आते रहे हैं और हम लोगों ने शिक्षा के अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरीके से बातचीत की है। डॉक्टर संदीप कुमार जी का ये भी पहले से कार्यक्रमों में आते रहे हैं, सरला विश्वविद्यालय में डीन हैं, और हम लोगों ने इनसे भी कई दफ़ा अलग अलग विषयों पर बातचीत की है। आप दोनों ही लोग हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हालांकि सीधे इसका संबंध नहीं है जिस विषय पे हम लोग आज बैठे हैं, लेकिन परीक्षा के ठीक एक रात पहले जो नीट की परीक्षा होगी रविवार को, और आज फ्राइडे तो पूरा दिन बीत ही गया, अब केवल रात बची हुई, और कल शनिवार का पूरा दिन और पूरी रात। तो परीक्षा के ठीक एक रात पहले, ठीक एक दिन पहले का जो बच्चों का रूटीन है वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले सर, ये संप्रति कार्यक्रम में यहाँ पर जो हम आए इसके लिए पूरे टीम को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आज देश की सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि परीक्षा के पूर्व, इसके पहले भी हम लोगों ने इस पर बातचीत की है, और आज रविवार को जो हमारी परीक्षा है नीट का, तो नीट परीक्षा से पहले जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना दूर तक वो अपनी तैयारी कर चुके हैं, सबसे पहले 2 दिन पहले, 1 दिन पहले वो पूरा रिलैक्स रहे, परीक्षा को बोझ के रूप में ना लें। जितना अध्ययन कर चुके हैं, अध्ययन को रिलैक्स मूड में होकर के समय निकाल करके उसको थोड़ा सा दोहरा लेना है। समय पर खाना खाएं, समय पर सोएं, रिलैक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमको बेहतरीन परीक्षा और बेहतरीन परिणाम अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। और हम बैठे बैठे अपनी प्लानिंग कर लेंगे कि हमारा सेंटर कहाँ पर हो, हमको 2 घंटा पहले जाना चाहिए। रात में समय पर डे अगर 12 बजे 1 बजे रात तक, निश्चित तौर पर जो हमारे विद्यार्थी होते हैं वो काफ़ी देर रात तक तैयारी करते हैं। तो मेरा यह मानना है, और मैं अपने बच्चों को भी देखता हूँ कि परीक्षा से पहले हम हमेशा उनको हिदायत देते हैं कि परीक्षा से 1-2 दिन पहले आप रिलैक्स रहें, परीक्षा को बहुत टेंशन न लें। अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वो उनको समय पर भोजन व्यवस्था करा दें, समय पर सोने के लिए उनको बताएं, ताकि जितना रिलैक्स होकर के हम परीक्षा केंद्र में जाएंगे, निश्चित तौर पर हमारा जो परिणाम, जो रिजल्ट होगा वो बेहतर होगा। सर, क्या करना चाहिए? सबसे पहले सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाया और ये मौका दिया,
और ये नीट की एग्जामिनेशन जो है ये एनटीए द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और इस मेडिकल एग्जामिनेशन में काफ़ी संख्या में बच्चे अपीयर होते हैं, 20 लाख से ऊपर बच्चे अपीयर होते हैं। देर बहुत लिमिटेड सीट है, तो बच्चे के ऊपर काफ़ी एक स्ट्रेस लेवल होता है। तो इस पे सर्वप्रथम अभिभावक की भी जिम्मेदारी होगी कि बच्चे को जितना रिलैक्स मोड में रखे, उसका प्रॉपर मेंटरिंग करे और जो भी तैयारी किए हैं ऑलरेडी। आजकल का ज़माना है कि सभी बच्चे पहले से ही मॉक टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, मॉक टेस्ट लगातार देते हैं, अपने परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसके अनुसार अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो जितना पढ़ाई कर चुके हैं, तो मेरा यही सजेशन होगा कि जहाँ तक पढ़ाई हुई है उसी को रिवीजन करें और नए टॉपिक्स को ना ले। आज के डेट में जेईई मेंस में भी मैं देखता हूँ, जितना आईआईटी के एग्ज़ाम में भी मैं देखता हूँ 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है। तो कुछ एक पार्ट यदि कोई नहीं पढ़ पाए हैं तो उसको भी स्किप करने से आजकल स्कोरिंग के आधार पर क्या है कि कुछ पार्टिकुलर एरिया में आपका कमांड है, तो उसमें ही कॉन्फिडेंस लेवल को आप बढ़ाएं, तो उसमें रिवीजन करें। और इसमें यही है कि गार्जियन को लगातार आज आप देखते हैं कि जो बच्चे बहुत स्ट्रेस में है वो बहुत गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, तो उनका मेंटरिंग करना आजकल बड़े बड़े जो जितने भी कोटा में अदर जगह इंस्टीट्यूट है वहाँ पे देखते हैं कि करियर काउंसलर है। और लास्ट मोमेंट में क्या होता है, बच्चे सही समय पे सोते नहीं है और उनका लगता है कि कॉन्फिडेंट मतलब लूज़ कर रहा है, तो उस स्टेप में वहाँ जा कर के बच्चे कभी कभी इतना स्ट्रेस में होते हैं कि उल्टी भी करने लगते हैं, उनका मेंटल टेंशन गड़बड़ा जाता है। तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चे को, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सर हम आते हैं अपने विषय पर जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, जो CUET परीक्षा है, क्योंकि आपका विश्वविद्यालय भी उसके तहत इनरोल्ड है और आपके यहाँ एडमिशन वैसे ही हो रहा है। तो CUET को लेके बच्चे कितने फैमिलियर हुए हैं, कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? ये आज अभी एम जगदीश श्री डॉक्टर एम जगदीश कुमार जो चेयरमैन है UGC के चेयरमैन, जिन्होंने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है कि बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी इस CUET के अंडर में आने का मौका दिया है, जिसमें एक हमारा भी सरला बिरला यूनिवर्सिटी भी एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है झारखंड में। और तो इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सब इसी के अंडर में आती है। तो बच्चे का ये होता है कि जिस तरह से अपने आप को तैयार करेंगे और जिस तरह का रैंक लाएंगे उस तरह की यूनिवर्सिटी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। ये NDA एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो बच्चे को क्या है कि इस परीक्षा को के पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। आज यदि पैटर्न को समझ जाते हैं तो वो सही दिशा में अपने आप को तैयार कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। दूसरी बात कि बोर्ड एग्ज़ाम CUET के थ्रू UG कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं, तो बोर्ड के एग्ज़ाम के सिलेबस को अच्छी तरह से समझे और पढ़े, इसलिए कि ये जितने भी एग्ज़ाम्स है CUET के एग्ज़ाम, जो क्वेश्चंस है वो बोर्ड एग्ज़ाम के आधार पे ही आपको प्रश्न किए जाएंगे। जो भी बोर्ड का जो सिलेबस है उसी के आधार पे किए जाएंगे। अब बहुत सारे जो कोर्सेज है NCERT के बुक से आपको कंसल्ट करना होगा। इसमें बहुत सब ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे का एक ही मार्क्स आ गया, लेकिन बोर्ड का एग्ज़ाम यदि अच्छे से देते हैं तो उस पर भी हम लोग टाई पॉलिसी के तहत डिसीजन लेते हैं कि बोर्ड का बहुत सारे बच्चे का टाई भी हो सकता है मार्क्स CUET के एग्ज़ाम के तहत, तो उसमें उसके बोर्ड के एग्ज़ाम को देख करके, उसके परफॉर्मेंस को देख करके फिर डिसीजन लेती है यूनिवर्सिटी क्या इसका हमको कंसिडर करना चाहिए। दूसरी बात कि NCERT की किताब को भी अच्छी तरह से पढ़े, जिसमें कि NCERT से मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें दिए रहते हैं। और YouTube का भी उसको भी लगातार सहारा ले, जिसमें कि आपको बहुत सारा चीज़ देख करके, सुन करके आपको मेमोराइज़ करता है, तो उससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम देने में काफ़ी सुविधा होगी। और लास्ट वन आजकल मॉक टेस्ट पहले की जो पद्धति है, आज के डेट में पद्धति चेंज हो गया है। अब कंप्यूटर आधारित आपकी ये टेस्ट होती है, तो उसके लिए आप लगातार
कहीं भी एक मॉक टेस्ट देते रहे। मॉक टेस्ट देने से आपको आपके परफॉर्मेंस का भी पता चलेगा कि क्या आप लेवल में है, कितना आप आगे और बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है कि यू हैव टू कम्पीट विथ योर सेल्फ, नॉट विद द अदर्स। तो आज के डेट में है कि कंप्यूटर्स के थ्रू मॉक टेस्ट में ज़रूर अपीयर हो और उससे अपने आप को जज कर ले कि मेरा क्या लेवल है और हम किस लेवल तक जा सकते हैं। ये बात है। सर, रांची विश्वविद्यालय में कैसे नामांकन हो रहा है, और जो बच्चे CUET का एग्ज़ाम देना चाहते हैं दूसरे विश्वविद्यालयों में जाने के लिए, उनको आप क्या सुझाव देंगे? सर फिलहाल अभी जैसे हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूँ, रांची विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट के बाद बात करते हैं। पूरे भारतवर्ष में अभी जो सिस्टम चल रहा है, 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख 31 तारीख तक ये परीक्षा की व्यवस्था की गई है। और इसमें देश के लगभग हमको लगता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे पिछले वर्ष जो परीक्षा हुई थी उसमें कम पार्टिसिपेंट थे। इस बार 10 गुना ज़्यादा, मतलब लाखों की संख्या में स्टूडेंट हैं। और जब हम स्टेट की बात करते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसमें सबको था कि स्टेट यूनिवर्सिटी भी इस बार से उसको लागू करना था। किसी कारणवश रांची विश्वविद्यालय इसमें थोड़ा पिछड़ गया है। और सर एक थोड़ा सा मैं सुझाव देना चाहूँगा कि स्टेट जो यूनिवर्सिटीज़ है, ये चूँकि पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो व्यवस्था है और सिलेबस एक है, रांची विश्वविद्यालय को भी इसमें शामिल होना चाहिए था। तो ये व्यवस्था लागू होने से पहले हमारे यहाँ ज़्यादातर जो मेरे बच्चे हैं वो 12 पास करने के बाद जो इसमें आएंगे वो ज़्यादातर सर हमारे ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं, जिनको फॉर्म भरने से लेकर और परीक्षा में अपीयर होने तक की जो व्यवस्था है, इसमें सर इसका प्रचार प्रसार थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड इसका टेस्ट होगा, ऑनलाइन सारा सिस्टम है। तो ये लागू होने से पहले आज भी हमारे जो बच्चे हैं ऑनलाइन में थोड़ी पीछे हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये व्यवस्था लागू होने से पहले हमारे जो रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं, इस तरह से शहर बाज़ार यूनिवर्सिटी के किसी खास इकाई में, जैसे सर हमारे बगल में है सरला बिरला यूनिवर्सिटी है, उस एरिया के आसपास के जो हमारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे को वो एडॉप्ट कर लें। रांची यूनिवर्सिटी के जो कुछ कॉलेज हैं वहाँ के कुछ बच्चे को वो एडॉप्ट कर लें और ये पूरी प्रक्रिया को वो बतलाएं। यदि इस तरह से बतलाएंगे तो हमारा यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होंगे वो देश में अपना नाम रोशन करेंगे। इसके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ है कि हमारी जो व्यवस्था है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी के जो हमारे बच्चे आएंगे तो अभी इनके पास क्या है कि पूरे UGC का जो सिलेबस, चूँकि जो तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक की बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, पूरे भारतवर्ष का एक ही सिलेबस होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि हर किसी को इसमें अवसर मिलेगा। जी। पहले ये अवसर नहीं था सर। पहले था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर विश्वविद्यालय में जाइए, एक एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कीजिए, अकॉर्डिंग टू मार्क्स फिर आपका वहाँ पर सिलेक्शन होगा। यदि उस पैटर्न में आप नहीं आते हैं तो आप स्वतः बाहर निकल जाएंगे। इसलिए पूरे भारतवर्ष के यूनिवर्सिटी के पायदान पर रहने के लिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम शिक्षकों की सबसे बड़ी भूमिका है कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें ताकि राष्ट्रीय लेवल में जो हमारे परीक्षा की जो पद्धति है, NTA नेशनल एग्जामिनेशन जो ये व्यवस्था है, उसके तहत हम अपने आप को कैसे बेहतरीन कर सकेंगे, इसके लिए कई एक वर्कशॉप होना चाहिए। वर्कशॉप से हमारे जो विद्यार्थी हैं, ठीक है 10-12 के बाद की जो व्यवस्था है सर, इसमें तो रिसर्च करने वाले लोगों की भी व्यवस्था है, UG का है, PG का है। तो जो बहुत अच्छे स्कोर करने वाले होते हैं वो तो सीधे जो हमारे देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पर जाके दाखिला ले लेते हैं। तो सर गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसमें सब एक साथ जाएंगे। पहले था कि जो बहुत स्कोरिंग आप अच्छा कर लिए तो 100% तक का एडमिशन हो गया, बाकी जो 99 वाले हैं वो वहाँ से निकल जाते थे। आज व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि हमारे रांची का, खूंटी का, बुंडू का, तमाड़ का,
देवघर, दुमका, कहीं का भी बच्चा, पूर्वोत्तर राज्य के किसी भी एक छोटे से गांव का भी हम उस परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं और दिल्ली के किसी भी बड़े से बड़े जो यूनिवर्सिटी अपने आप में है हम उसमें सीधा सीधा दाखिला ले सकते हैं। हाँ, रांची यूनिवर्सिटी थोड़ा सा पिछड़ रहा है और इसके लिए मेरा जो अपना सुझाव होगा कि ये परीक्षा और भी मतलब लाखों लाख में नहीं, ये करोड़ों में पहुँचे, इसके लिए जगह जगह पर वर्कशॉप हो और हमारे शिक्षकों का, मीडिया कर्मियों का, जो हमारे क्या बोलते हैं, जो मीडिया के सारे तंत्र हैं, ये सब को थोड़ा सा मजबूत करना होगा। और यदि ये सब स्तंभ ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जहाँ पर हम पिछड़ रहे हैं वो हमारी ठीक हो स्थिति जाएगा। सुदृढ़ हो सकती है। ठीक है सर, आपके यहाँ बच्चे पहले भी एडमिशन लेते थे जब वो नामांकन उनका होता था मेरिट के आधार पे, मतलब अभी मेरिट पे ही हो रहा है लेकिन तब मार्क्स के आधार पर होता था, अब जो एग्जामिनेशन के बाद आ रहे हैं, बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या फ़र्क है सर, पहले बच्चों में और अब के बच्चों में? आज के बच्चे में देखा जाए तो यूनिवर्सिटी की सबसे प्राइम ड्यूटी है, बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो पढ़ाई पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सारा काम हो रहा है लेकिन पढ़ाई के सिवाय। बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जा रहे हैं, शिक्षक की अवेलेबिलिटी नहीं है, पढ़ाई पे कोई फोकस नहीं है, बच्चे इरेगुलर है। तो ये डिसिप्लिन जो फैक्टर्स है वो होना मस्ट है। आज हम सरला बिरला यूनिवर्सिटी 70 स्टूडेंट से स्टार्ट किए थे 2019 में, आज हम लोग 5000 के लगभग है। तो ये क्या है कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन, तो किसी भी यूनिवर्सिटी को डिसिप्लिन एक प्राइम फैक्टर रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन रिगार्डिंग अटेंडेंस, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट इन डिफरेंट आपके करिकुलम में, फिर दूसरा कि टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है। जब तक उसका डेडिकेशंस नहीं होगा कि हाउ यू आर डेवलपिंग द गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और केवल क्वालिटी नॉलेज एक्वायर करना और केवल डूइंग हार्ड वर्क करना, दैट इज नॉट एवरीथिंग इन योर लाइफ। हाउ टू चेंज योर एटीट्यूड टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा एक हमारे बीच एक चुनौती है। बच्चे में आजकल के डेट में बच्चे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ाई कीजिए। सारे बच्चे आज के डेट में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए जेई मेंस के लिए बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, नीट एग्जामिनेशन के लिए दिन रात पढ़ते हैं। मतलब लोग, पेरेंट्स भी, बच्चे भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स का भी लगाव काफ़ी है बच्चे के प्रति। तो लेकिन अब कॉमन जो इस तरह से सीयूटी के तहत जो हमारा जो बच्चे का दाखिला जो विभिन्न विश्वविद्यालय में जो हो रहा है, 15 लाख के बच्चे इसमें अपीयर हो रहे हैं। तो इस लेवल में अपने आप को तैयार करें और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास इसमें बीटेक है, डिप्लोमा है, कॉमर्स और मैनेजमेंट में है, फिर डिफरेंट योगा है, नेचुरोपैथी है, नर्सिंग है, लॉ है, फार्मा है, बहुत तरह के कोर्स है। हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत तरह के कोर्स है, सभी में सीयूटी के थ्रू काफ़ी संख्या में एप्लीकेशंस है, हमारे पास लिमिटेड सीट्स है। लेकिन इसके साथ साथ अदर एड ऑन जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंडस्ट्री इंटरेक्शन, जो आप थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द आउटकम लर्निंग फ्रॉम द स्टडी, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या एप्लीकेशन है, ये चीज़ को टीचर को समझाना होगा, बच्चे को भी समझना होगा कि वाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, वेयर इट इज़ एप्लीकेबल। तो आप पढ़ा दीजिए, बस उसका कोई आउटकम लर्निंग नहीं है। आप सीधे प्रिंसिपल, या तो आप डिग्री बेसिक, आप एक डिग्री एक्वायर कीजिए और बस एक सर्टिफिकेट लेकर के बस आप रोड पे घूमते रहिए। जब तक उसका एक कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन नहीं होगा तब तक उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा बच्चे को। नहीं तो बस सिंपल डिग्री लेकर के फिर वो इधर उधर आप अप्लाई कर रहे हैं, कहीं प्लेसमेंट नहीं है, कहीं आप, तो डिग्री एक्वायर करना एक केवल सॉल्यूशन नहीं है। डिग्री की क्या उपयोगिता हो, उसके लिए अपने आप को कैसे सेल्फ
इंटरप्राइज भी बनना है आपको, मान लें कि आप सेल्फ एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जो योग्यता चाहिए उसका प्रॉपर एक्सपोजर हो, और सेक्टोरियल आप कोई भी सेक्टर्स लेते हैं तो उसके आधार पे अपने आप को तैयार करें, उस तरह पे तैयार करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जनरली क्या होता है, शहर में जो बच्चे हैं उनके पास सुविधाएं हैं और वो नॉलेज भी ज़्यादा है गांव के बनिस्बत, क्योंकि आप लोग जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो बच्चे गांव से आते हैं, वो आदिवासी हैं या फिर वो डाउन टू सोसाइटी से हैं जिनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, पैसा भी नहीं है उतना ज़्यादा किताबों खरीदने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए। इन बच्चों को कैसे तैयारी करनी पड़ेगी ताकि वो दूसरे जो शहर के बच्चे हैं या जो सुविधा संपन्न लोग हैं उनके बच्चों के साथ वो प्रतियोगिता में आ सकें? सर, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं शुरू में ही कहा कि एक वर्कशॉप किया जाए रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा, या और भी जो हमारे नियर बाय रांची यूनिवर्सिटी के जो और भी कॉलेजेज हैं, जो आसपास के ग्रामीण जो कॉलेजेज हैं, वहाँ पर जा कर के शहर के जो हम जिसको काबिल समझते हैं, जिसको दक्ष समझते हैं, वैसे लोगों के बीच में जा कर के वहाँ पर आसपास के एरिया में, इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जैसे हमारे यहाँ भी जैसे परीक्षा चल रही है, परीक्षा के दौरान जो हमारे यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं, या कभी इस तरह का भी होता है कि जो विद्यार्थी आए तो उनको अवगत कराएं कि आपको बेहतरीन, अगर आप चाहते हैं बेहतरीन प्लेटफॉर्म अगर चाहते हैं, तो हमारे गांव लेवल का जो बच्चे हैं उन लोगों को, या आपका जो हमारा चैनल है, जो मीडिया है, मीडिया इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा। और जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर बच्चे नौकरी के तलाश के लिए वो सोचते हैं कि यदि उसमें मेरी दाखिला हो जाएगी तो हमको नौकरी मिल सकती है, तो उन सब जगहों पर यदि हम इस तरह से प्रयास करेंगे तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से जो शहर के अपेक्षा जो हमारे गांव में जो हमारे बच्चे हैं उन सब का भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि लार्ज स्केल पर छोटा छोटा ग्रुप बना करके और हम लोग क्या करें, इसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि टैलेंट हमारे गांव में भी एक से बढ़कर एक है, सिर्फ प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पाता है जिसके कारण वो हमसे थोड़ा पिछड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म उनको मिल जाएगा, प्रचार प्रसार से अगर अवगत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो बराबरी से हम बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आप कहते हैं एनसीईआरटी किताबों को पढ़ना चाहिए। जो लोग एंट्रेंस की तैयारी करें, एंट्रेंस टेस्ट की, ये यूनिवर्सिटीज़ वाले CUET की, उन बच्चों को चूँकि अब उनका भी एग्ज़ाम होना है और समय को कम बचा है, तो लास्ट मोमेंट के टिप्स क्या हैं आपके उनके लिए? पिछले क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं 2 साल पहले के, बहुत सारा क्वेश्चंस अवेलेबल है नेट पे, तो नेट पे वो डाउनलोड करके उसको देखें कि क्या उस लेवल में। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बहुत ही ये नया पैटर्न्स है CUT का एग्जामिनेशन, ऐसे तो 2 साल से 3 साल से ये चल रहा है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला जो होता था CUT के थ्रू होता था। आज की डेट में ये बहुत सारे प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को भी और डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो जिस एरिया में मान लें कि किसी को जाना है, किसी यूनिवर्सिटी में लॉ की है कोर्सेज है, किसी में बीटेक की कोर्स है, तो बीटेक का भी कोर्स जो है उसी के थ्रू, तो वो हमारा बीटेक का भी यदि हमारे यहाँ किसी को दाखिला लेना है बीटेक में, डिप्लोमा में, तो 12th लेवल में NCERT बेस्ट माना जाता है। और अदर भी उसके साथ सपोर्टिंग बुक्स हैं जो कि अदर जो रिकमेंडेड बुक्स होते हैं जिसके प्रैक्टिस के लिए हम लोग हमेशा बच्चे लगातार उसका सहारा लेते हैं। तो वो प्लस अपने स्किल को अप्लाई करें। जो बहुत सारा क्या है कि एक होता है इसके आधारित CUT एग्ज़ाम आधारित होता है, एक बोर्ड एग्ज़ाम आधारित होता है। 2 तरह के हमारे पैटर्न्स है। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं कि मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, वे पूछते हैं। जो भी बच्चे अपने आपका स्किल का अप्लाई करें, और केवल नॉलेज एक्वायर करना वो केवल सफिशिएंट नहीं है। आज के डेट में हम लोग बोलते हैं कि पर्सनालिटी लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए, पर्सनालिटी स्किल होना चाहिए, मोटिवेशन स्किल्स होना चाहिए, जो एक सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए इनोवेटिव स्किल्स होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स होना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड हैंडलिंग स्किल्स होना चाहिए।
इवन हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हमारे स्किल्स होना चाहिए। तो इस तरह के जो हमारे स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा हट के भी सिलेबस से, एनसीईआरटी से हट कर के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव टेक्निक से रिलेटेड है। उस तरह के भी क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसको बच्चे अपने दिमाग से भी इसको अपने अप्लाई कर सकते हैं और उसमें बेहतर कर सकते हैं। और बाकी तो आप कहीं पर भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए यूनिवर्सिटी के सारे एक प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा भी ज़रूर ले लें। बहुत सारे क्या है कि वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ लिखा रहता है, लेकिन आप उसके थॉरोली सारे वहाँ के टीचर्स के पता कर लें। हाँ, ये बहुत हम लोग जनरली क्या है कि प्राइमरी डेटा में हम लोग जाते नहीं हैं, इसलिए कि वो प्राइमरी तो इन्फॉर्मेशन है कि आप ऑब्जर्व कीजिए, फील्ड में जाइए, वो पॉसिबल होता नहीं है। बहुत सारे लोग साइट पे बहुत सारा गलत भी इंफॉर्मेशन शेयर किया रहता है, तो उसके फैक्ट को जांच लें। फैक्ट्स को जांच ले। ठीक है, अब मेरे पास सॉरी 1 ही मिनट है, तो क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों को आप? हम यही सलाह देना चाहेंगे सर कि जो हमारे नेट पर जो प्रश्न हैं उपलब्ध, और देश के जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के जो एंट्रेंस टेस्ट के जो क्वेश्चन सेट्स हैं वो सब जगह लगभग वो भी नेट पर डाला हुआ है। जैसे सर रांची यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट सब होता है उसमें हम लोग हर हमेशा सम्मिलित रहते हैं। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो हमारे बच्चे को एक गाइडेंस होनी चाहिए, तो हम लोग प्रॉपर क्या करते हैं उसी में से, जैसे मान लीजिए 280 क्वेश्चन तैयार करना है तो 80 में से 5-10 उससे हम लोग सेलेक्ट करते हैं जी। उसी तरह से देश के जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ले लें, हैदराबाद का ले लें, तमिलनाडु का ले लें, पूर्वोत्तर राज्यों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ले लें, नेहरू का ले लें, ये सब को अगर ले लेंगे तो उससे क्या होगा 10-10, 5-5 क्वेश्चन अगर लेंगे तो पूरे देश समटा भी जाएगा। प्लस सारे बच्चे को यह पता है कि आज का मेरा जो सवाल है वो नेट पर उपलब्ध है। तो नेट पर अगर उपलब्ध है तो नेट पर उपलब्ध होने के साथ साथ देश के जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो सेटअप हैं उसको एक बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो ये नेट जो CUET के जो परीक्षार्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और हम उनको अग्रिम शुभकामना कर सकते हैं। ठीक है सर, अब वक्त नहीं है, नहीं तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप दोनों ही लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनको ये बातचीत अच्छी लगेगी। और अगर आप CUET की परीक्षा देने वाले हैं या आप नीट की परीक्षा दे रहे हैं अगले रविवार को, तो आप सबको परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। मन लाकर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाना खाइए और अपना भी, अपने घर का और देश का नाम रोशन कीजिए। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।